तो कैसे हो मेरे वीडियो के चाहने वाले। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर पता नहीं कौन सा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटेंट हीट तक देख लिया था। तो लेटेंट हीट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहता है। फ्यूजन का मतलब ही होता है मेल्टिंग और वेपराइजेशन का मतलब होता है बॉइलिंग। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड, चार्ज लगा देते हैं। ओके, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। मतलब जब सॉलिड मेल्ट कर रहा होगा किसमें? लिक्विड में। सॉलिड यानी बेसिकली आइस मेल्ट करेगा कब? वाटर में। तो आइस जब वाटर में मेल्ट करेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। तो अब जो हीट दोगे वो हीट आपको दिखेगा नहीं, बट आइस हीट लेके वाटर में कन्वर्ट होगा। लाइक जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो टेम्परेचर जब आप मेजर करोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आए कि हम जो हीट दे रहे हैं, जैसे आइस को वाटर में बनाने के लिए हम गैस दे रहे हैं उसको स्टोव पे, तो एलपीजी दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है वो हीट? तो वो हीट आपको दिखेगा नहीं, वो हीट आपको छुपा हुआ है, तो उसी को लेटेंट बोला जा रहा है। लेटेंट मतलब हिडन, हिडन हीट है। तो हिडन हीट क्या कर रहा है? फेज को चेंज कर रहा है बेसिकली, फेज चेंज। हीट रिक्वायर्ड व्हेन सॉलिड चेंज टू लिक्विड, ठीक है। लेटेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हीट में आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब फ्यूजन होगा और वेपराइजेशन होगा। तो हीट रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विड चेंज टू गैस। फॉर एग्जांपल बीकर है, इसमें पानी आप उबाल रहे हो तो वेपर बनना शुरू होगा। तो फिर जब आप टेम्परेचर लगा के देखोगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कब तक 100 होगा? जब तक पूरा का पूरा एक बूंद भी अगर पानी है तब तब तक ये 100 रहेगा। जैसे ही पूरा पानी निकलेगा तब जाके वेपर का टेम्परेचर 101 102 ऐसे बढ़ेगा। तो फिर बोलोगे कि ये पानी चला गया वेपर में, हीट हम दे दिए, तो हीट हमको दिख क्यों नहीं रहा है थर्मोमीटर में? क्योंकि वो हीट छुपा हुआ है, लेटेंट है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। वो हीट जो हम, कोई सिस्टम है उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? देखो, क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्यू की यूनिट क्या होगी? एनर्जी वाली, ml2t-2, ये पकड़ो। और क्यू डायरेक्टली डिपेंड होगा टेम्परेचर पे, बट एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, क्यू बराबर सी डेल्टा टी। इसका मतलब कि जितना भी हम हीट देंगे सब्सटेंस को, ये हीट है, वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? तो सी लगा दो, सी डेल्टा टी। ये जो सी है वो है आपका हीट कैपेसिटी। अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में कितना हीट लग रहा है वो ये है। अगर 1 जूल लग रहा है तो वो ये है जी, सी। सी को यहाँ पे हीट कैपेसिटी बोला जा रहा है। हीट कैपेसिटी ऑफ 830 जूल पर केल्विन, इसका यूनिट है। क्यू का यूनिट जूल, टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो सी का आपको जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस आएगा। अब स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 kg सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। जो हीट कैपेसिटी था इसमें मास नहीं था, बस कोई एक सिस्टम था। लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि नहीं हम 1 ग्राम या 1 kg ही मास लेंगे, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आ जा रहा है। इस हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 kg। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा Q बराबर mc डेल्टा टी। फिजिक्स में एम एस डेल्टा टी यूज होता है बेसिकली, ये वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्यू का यूनिट हो जाएगा जूल, और ये मास केजी आ जाएगा नीचे, और ये टेम्परेचर केल्विन। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे करेंगे? हीट कैपेसिटी बाई मास। क्लियर है? हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दो तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? एम सी डेल्टा टी। और हीट कैपेसिटी क्या था? सी डेल्टा टी। सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से आप डिवाइड कर दो, तो ऐसे क्रॉस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा।
देखो Q बराबर सी डेल्टा टी, Q बराबर एम सी डेल्टा टी, तो C बराबर एम एल, ये तीनों फॉर्मूले आप याद करो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल हमको बढ़ाना है। ओके, कहाँ थे? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोलर हो गया यानी 1 मोल आप फिक्स कर दिए। तो जो एम सी डेल्टा टी लेते थे ना, यहाँ पे एन ले लेंगे और एन का वैल्यू 1 मोल हो जाएगा। इसका जूल केल्विन पर मोल, मोल के जगह पिछले वाले में केजी था तो केजी की जगह मोल। एन, एन क्यों? एन का मतलब मोल। और ये सी एम यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और टी से टेम्परेचर, 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में 30 जूल यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर 30 जूल पर केल्विन मोल अगर आपको दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है और उसको 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है तो 30 जूल एनर्जी आपको देना पड़ेगा। क्यू का फॉर्मूला सी डेल्टा टी भी होगा। अगर मास फिक्स हो गया, कोई एक स्पेसिफिक मास लाइक 5 ग्राम, तो 5 ग्राम के लिए एम सी डेल्टा टी। अगर बोल दिया कि 5 मोल, तो 5 मोल के लिए एन सी एम डेल्टा टी। फिर बोलोगे सब क्यू के इक्वल है। हाँ क्यू के इक्वल है, लेकिन ये जो सी है ना इसकी वैल्यू बदलते जाएगी क्योंकि 5 ग्राम के लिए अलग होगा, 5 मोल के लिए अलग होगा ऐसे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर मोलर हीट कैपेसिटी बाई मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक आ जाएगा। ये देखो, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक बटा में मोलर हीट कैपेसिटी। ये जो ये इसको सी डिनोट किया जा रहा है, इसको कैपिटल एम और इसको सी एम। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मिल जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि एम सी डेल्टा टी है। अगर नॉर्मल आ गया, अगर केजी में आ गया तो केजी, अगर मोल में आ गया तो मोल, उसके अनुसार ये बदलता जाएगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। एनसीईआरटी हीट कैपेसिटी इन दिस सबसेक्शन लेट अस सी हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम। ठीक है, कुछ दिया नहीं है। इंक्रीज इन टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टी के कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द साइज, कंपोजिशन, नेचर ऑफ सिस्टम। ऑफ कोर्स ये जो कोफिशिएंट है यानी Q बराबर अगर एम सी डेल्टा टी है तो ये C का बात कर रहा है। डिपेंड ऑन साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ सिस्टम, वी कैन ऑल्सो राइट Q एच सी डेल्टा टी। सी को क्या बोला जा रहा है? हीट कैपेसिटी, ये तुम लोग ने देख लिया। तो क्या बोल रहा है, हम मेजर कर सकते हैं हीट सप्लाइड क्यू बाई मॉनिटर करके टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो डेट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमको पता रहेगा, टेम्परेचर देख लेंगे तो हमको हीट पता लग जाएगा कितना दिया गया है। जब सी लार्ज होगा, अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन ओनली स्मॉल टेम्परेचर राइज। फॉर एग्जांपल ये सी बहुत ज़्यादा है, सी बहुत ज़्यादा है और आप छोटा टेम्परेचर दे रहे हो, सपोज कर लो आप 1 जूल दे रहे हो और सी बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर में कम आएगा चेंज। 5 जूल दे रहे हो तो ठीक है आएगा। वही बोल रहा है कि अगर आप गिवन अमाउंट, केवल स्मॉल टेम्परेचर राइज होगा। वाटर हैज लार्ज हीट कैपेसिटी, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हीट हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब, देखो हीट कैपेसिटी ज़्यादा है ना अगर, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हो। हीट बहुत ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर में जो चेंज आना चाहिए, लाइक आप किसी को मारोगे तो वो क्या होगा, बिगड़ेगा नहीं तो सुधर जाएगा। 10 थप्पड़ मारो तो सुधरना भी तो चाहिए उतना अनुसार, तो नहीं, 10 थप्पड़ मारो तो सुधर नहीं रहा है उतना। तो वही अगर हीट ज़्यादा दे रहे हो तो टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होना चाहिए, बट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी ज़्यादा है उसका। तो वही बोल रहा है कि वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी एनर्जी लगती है टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर वही हीट कैपेसिटी कम रहता, स्मॉल रहता, तो कम ही टेम्परेचर में कम ही एनर्जी में टेम्परेचर बढ़ जाता। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा।
When C is a large, a given amount of heat results in only a small temperature rise. बोला ना C ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। देखो Q बराबर C डेल्टा T है, Q को आप फिक्स कर दो, और C ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम, फिर C कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा, ये मैथमेटिकली C is directly proportional to amount of substance. Molar heat capacity of the substance is heat capacity per mole. Heat capacity for 1 mole of substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. वही जो पीछे दिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन ये दिया गया है यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 यूनिट मास है और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है या 1 केल्विन, तो वो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर Cm डेल्टा टी या C डेल्टा टी, अगर मास 1 यूनिट है तो C डेल्टा टी। ये फॉर्मूला पे याद रखो। देखो अब आ गया ना क्वेश्चन, एनसीईआरटी है ये, ऐसे वाला एनसीईआरटी है। इंथैल्पी चेंज बोल रहा है 1 मोल ऑफ वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10, मतलब हमको 1 मोल ऑफ वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमको फ्रीज करना है -10 पे, तो कितना इंथैल्पी चेंज, कितना क्यू हीट रिलीज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, पहले वो 0 पे जाएगा वाटर, फिर 0 पे जाएगा आइस, फिर -10 पे जाएगा आइस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर एन सी पी डेल्टा टी। सी पी क्यों, देखो यहाँ पे सी पी की वैल्यू दी हुई है 75.3, तो यहाँ पे 75.3 यूज होगा। फिर यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज के लिए आपको लेटेंट हीट वेपराइजेशन लगेगा। तो कितने मोल है, 1 मोल है, और यहाँ पे फ्यूजन का दिया है 6.03, तो ये एसएम को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, 7151 इंथैल्पी चेंज माइनस में आएगा क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। रिवीजन है कि यही हो गया। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू CO2, कार्बन से आप CO2 बना रहे हो, ये इतना है, तो कितना हीट रिलीज होगा 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनने में। शॉर्ट ट्रिक इसका है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करोगे फंस जाओगे। बोल रहा है कि किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल अगर आप कार्बन को CO2 में बना रहे हो तो इतनी एनर्जी लग रही है। तो 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम को आप कर रहे हो। देखो CO2, देखो पहले तो इक्वेशन लिखो C+O2 CO2 प्लस हीट रिलीज, क्योंकि माइनस में है। CO2 यहाँ पे 44 ग्राम है, तो 1 मोल प्रिपेयर होने में 393.5 एनर्जी लग रही है, तो 35.2 ग्राम को प्रिपेयर होने में x जूल लगेगा। ये यूनिटरी मेथड हो जाएगा। लॉन्ग मेथड क्या है कि 1 मोल को एनर्जी लग रहा है इतना, तो ये कितना मोल है, वही मोल कॉन्सेप्ट, 35.2/44 कितना मोल CO2 है, तो इतने मोल CO2 में इतना लगेगा, वही आंसर है। ये तो सबसे इजी है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, अगर सी ए के साथ है तो बी के साथ भी हो जाएगा, वही है ना। ए और बी आपस में दोस्त हैं, सी जो है वो ए का दोस्त है, तो कहीं ना कहीं सी बी का भी दोस्त हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेम रहता है जीरोथ लॉ में। अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी और सी के साथ, और फिर कहीं ना कहीं बी और सी भी आपस में है, तो ए दोनों के साथ हो जाएगा। अगर वही टेम्परेचर ए और बी का इक्वल है, बी और सी का इक्वल है, तो ए और सी का भी इक्वल होगा। रिएक्शन का नेट रेट क्या हो जाएगा, जीरो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। और बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो सिस्टम अटेन करेगा उसमें आपको थर्मल इक्विलिब्रियम भी मिलेगा कि टेम्परेचर इक्वल हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम मिल गया कि रिएक्शन अब नेट रेट जीरो है, रिएक्शन हो रहा है, पर जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो जो नेट रेट है रिएक्शन का वो जीरो हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए सिस्टम टू इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देख थर्मल
थर्मली इक्विलिब्रियम में नेम ही में है कि टेम्परेचर जीरो कर दो, मतलब चेंज द सिस्टम मस्ट बी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, तो बोलोगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ये पी वी कर्व है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस है मतलब अगर ए से चले तो वापस ए ही पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल सेम है, यानी ये स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन है साइक्लिक प्रोसेस तो जीरो है, पाथ फंक्शन है अगर साइक्लिक प्रोसेस तो जीरो नहीं है। इसका मतलब स्टेट फंक्शन में हम लोग देखते थे कि इनिशियल और फाइनल, हम लोग देखते थे कि स्टेट फंक्शन हुआ है जो हमको इनिशियल और फाइनल से मतलब है। अगर यहाँ पे 1 यूनिट से चला तो घूम घूम के 1 ही यूनिट पे आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। पाथ फंक्शन में पाथ देखेंगे, अच्छा इधर से गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ये जीरो नहीं होगा, ये एडअप होते जाएंगे सब। साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, अगर वो दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से।